और विषय प्रवेश के तौर पे मैं बता दूं आज कि ये जो COP29 हुआ है उसमें क्या चीज उभर करके आई और उसके अंदर कहीं किसान का भी हवाला है या कोई एंट्री है. इज देयर एनी एंट्री और सब्सटेंस फॉर ए फार्मर in this COP29? we have to just discuss this topic. UNFCCC का जो 92 का था CBD और डेजर्टिफिकेशन के विरुद्ध कॉबेट और ये जो हुआ इसके अर्थ समिट के पार्ट में UNFCCC जो था एक अहम टॉपिक था जलवायु के मामले में. तो मैं कुछ सवाल रखते हुए, क्योंकि समय हो सकता हो फिर जशनप्रीत और हम लोग जो भी लोग हैं रूपचंद जी और अपन आपस में डिस्कस कर लेंगे. सीधा ही मैं सागरदारा जी के पास जाऊं इसके पहले मैं कुछ अपनी बात को सवालों के रूप में ही रखूंगा. ये UNFCCC के जितने भी कानून आए हैं या जो डॉक्यूमेंट बनते हैं या रेजोल्यूशन पास होता है वो इंडस्ट्री और इनके लिए तो कुछ लागू होने वाली स्थिति दिखती है. क्या आप कार्बन क्रेडिट का मार्केट हमने बना दिया है, आप क्रेडिट खरीदो और आप जितनी एमिशन कर सको कार्बन का करो. नए नए तरीके से ये अपने इजाद का जब पेरिस का हुआ तो पेरिस के अंदर इन्होंने टेम्परेचर की डाल दी और INDC का डॉक्यूमेंट दे दिया कि आप अपने हिसाब से बताओ. भारत भी बीच बीच में ये कह रहा है कि मैं सोलर प्लेटें लगा करके बहुत कुछ इमिशन को कम कर दूंगा. जैसे गूगल के डॉक्यूमेंटों से जो बात आ रही है उसके अंदर ये बात आ रही है कि हम लीड करेंगे सोलर के द्वारा. तो वहां भी किसान मुझे ज्यादा दिखता नहीं. अब बात यहाँ आती है कि जमीन किसान की है और कार्बन क्रेडिट मार्केट जो है वहां फॉरेस्ट्री करवा के वो करके वो कंपनियां करवा रही है, या जमीन आदिवासियों की है वहां पे, लेकिन कार्बन क्रेडिट के नाम से जो मार्केट है उसका फायदा कुछ कंपनीज उठा रही है वो किराए पे लेकर के. और इस तरीके से कुल मिलाकर के फार्मर साइड में खड़ा इस बात को देखता है कि मेरी जमीन और मेरा ट्रेडिशनल नॉलेज और मेरी लेबर और मेरा जो, यदि CBD के समझौतों को भी देखें तो वहां है कि हमने जो है पानी भी मेरा, ट्रेडिशनल नॉलेज भी मेरा, जमीन भी मेरी, मेहनत भी मेरी, और उस पे सारी कुछ जो नफा है वो कॉरपोरेट की कंपनी को उन्होंने उठा लिया. इन सब बातों को हम केंद्रित रखेंगे ये एक एजेंडे के तौर पे. बाकी कार्बन क्रेडिट का जो मार्केट है उसकी थोड़ी सी समरी सागरदारा सर बताने के बाद में इस बात पे केंद्रित हो जाने के लिए निवेदन चाहूंगा कि आप इस बात में करें कि किसान को हम किस तरीके से एंटर कर सकते हैं, इस मार्केट का हिस्सा बना सकते हैं. ये मोटी बात है. क्या फार्मर को हम इसमें एंटर कर सकते हैं इंडिविजुअली, या फार्मर कंपनी के मार्फत उसको बने, या अपना कुछ ऐसा ढांचा बनाए फिर ही एंटर हो पाएगा. ये सारी बात हम यहाँ इस आज के सेशन में करेंगे. तो ओवर टू सागरदारा जी सुनेंगे, फिर जशनप्रीत और रूपचंद जी इसमें इनपुट देंगे और फिर वो कंफ्यूजन दूर होने की बात होगी और उसी हिसाब से सेशन हमारा बढ़ता रहेगा. तो ओवर टू सागरदारा जी. शुक्रिया और सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. आप लोगों को सुनाई दे रहा है? जी सर, थोड़ी आवाज धीमी आ रही, थोड़ा तेज कर लें ताकि रिकॉर्डिंग सुनने में सुविधा रहेगी. आपको अभी ठीक है? हाँ ठीक है सर. हाँ, नहीं तो मैं ईयरफोन्स लगाऊंगा, उससे ठीक हो जाएगा. हाँ जी. तो यहाँ COP29 तो अभी जारी है और COP29 में ऑलरेडी अब 5-6 दिन हो गए और उसमें कुछ निर्णय ले लिया गया है. और ये एक जो निर्णय लिया है
वो किसानों पे असर पड़ने वाला है। अब कहाँ तक पड़ने वाला है वो देखने लायक चीज है, वो जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तभी तो हम देख सकते हैं। अब मुख्य तौर से हुआ क्या है कि आर्टिकल 6.4 पेरिस एग्रीमेंट के तहत कुछ मॉडिफिकेशंस आए हैं। पहले जो मैकेनिज्म था क्योटो प्रोटोकॉल का, सीडीएम करके, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म करके एक काफी मुख्य मैकेनिज्म था, जिसके थ्रू मतलब कार्बन क्रेडिट के फायदा लोग उठा सकते थे। लोग मतलब जो कॉरपोरेट्स हैं या किसान हैं या किसानों का समूह है या फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट्स हैं, वो उसका मदद लेके कुछ पैसा पा सकते थे उसमें। और आर्टिकल 6.4 का इम्प्लीमेंटेशन, क्योटो मतलब पेरिस एग्रीमेंट का इम्प्लीमेंटेशन 6.4 का कुछ अब COP29 में क्लियर हो गया है। अब वो क्लैरिटी जो है आर्टिकल 6.4 पेरिस एग्रीमेंट का और सीडीएम मैकेनिज्म के बीच में क्या फर्क है, उससे क्या फायदा हो सकता है किसानों के लिए, वो बहुत संक्षेप में बताऊंगा, डिटेल में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि इस चीज को मतलब सीडीएम मैकेनिज्म जो है उस पर काफी बोल सकता हूं, लेकिन आर्टिकल 6.4 का इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुआ है, वो तो वर्कआउट भी नहीं किया है, तो उस पर सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि भाई ढांचा क्या है। वो ढांचा काम करेगा या नहीं वो अब भविष्य में हम देख सकते हैं। तो एक सेकंड के लिए सर मैं थोड़ा रोक दूं, परिचय के तौर पे बता दूं, क्यों पहले साथी जुड़े नहीं थे। सागर दारा जी सीनियर मोस्ट साइंटिस्ट हैं, यूएनएपी में आपकी सेवाएं रही है 2 साल। कार्बन क्रेडिट के लिए किसानों को कार्बन क्रेडिट की जो डायरेक्शन दी थी वो आपके द्वारा ही दी गई थी, और हमने कई प्लेटफॉर्म पर सागर दारा जी के इस डॉक्यूमेंट्स को बता करके कोशिश की थी कि भाई किसान को कैसे कार्बन क्रेडिट मिल सके। तो मैं आप सभी की ओर से स्वागत भी कर रहा हूं। अब हमें मैकेनिज्म के तौर पे सुनने को मिलेगा कि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और टू सागर दारा जी सर। शुक्रिया। तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो क्लीन का तरीका ये था कि अगर समझ लीजिए कि अमेरिका में उदाहरण के तौर पर किसी फैक्ट्री को एक कोटा दे दिया कि आप इतने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकते हैं, अगर उससे ज्यादा वो छोड़ रहे हैं तो वो एक काम कर सकते थे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के थ्रू। वो ये काम कर सकते थे कि भाई इंडिया को समझ लीजिए उदाहरण के तौर पर, या चाइना को, या अफ्रीका में किसी देश को, वो समझ लीजिए कि एक फार्मर का कोऑपरेटिव अगर रहा तो उस कोऑपरेटिव से वो ये कह सकते थे कि भाई आप प्लांटेशन करो और आप ज्यादा कार्बन सेक्वेस्टर करो, यानी कि ज्यादा कार्बन आप सोक करो, और 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1 क्रेडिट मिलेगा, और वो क्रेडिट, हर एक क्रेडिट के लिए इतना डॉलर आपको मिलेगा। वो डॉलर कितना मिलेगा वो मार्केट पर निर्भर रहेगा। और साथ ही साथ मतलब ये कंपनी समझ लीजिए एक्स कंपनी ने मतलब 100 टन उनको कोटा दिया गया, आप 100 टन तक ही आप छोड़ सकते हैं। उन्होंने उनको लगा कि वो तो 120 टन छोड़ने वाले हैं, तो वो 20 टन जो है वो ये भारत के एक मतलब किसान के समूह को ये बता सकते हैं कि आप 20 टन आप सोकिंग कर दीजिए, उसका पैसा हम दे देंगे, और फिर वो कोटा के अंडर आ जाएगा। और वो जो 20 टन भारत में जो सोकिंग हुआ वो अमेरिका के हिसाब में जाएगा। ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, ठीक है। अब अगर किसी कंपनी वाई समझ लीजिए, उनका कोटा 100 टन था,
लेकिन वो उन्होंने 80 टन ही एमिट किया, तो बाकी 20 टन जो भी मार्केट का दाम है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो इस कंपनी को जो 120 टन छोड़ रहे हैं बेच सकते हैं पैसे के लिए। अब समझ गए, ये कार्बन मार्केट है, मतलब ये सीडीएम मैकेनिज्म नहीं है, कार्बन मार्केट। लेकिन कार्बन मार्केट जो है वो पहले यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका में डेवलप हुआ, अभी अभी भारत में भी कुछ कानून आए हैं कार्बन मार्केट को डेवलप करने के लिए। अब यानी कि पूरा तरीका ये है, कार्बन मतलब सीडीएम मैकेनिज्म में क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो पहले मतलब पेरिस एग्रीमेंट के पहले जो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट था वो क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट था, जो 1995 में मतलब साइन हुआ था। ठीक है, तो ये तरीका था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में, यानी कि कोई अमेरिका में या यूरोप में कंपनी को बोलना था, यहाँ के जो किसान का समूह को, कि भाई आप कुछ उगाओ और फिर आपको हम पैसे देंगे। ठीक है, अब इसको मतलब आर्टिकल 6.4 पेरिस एग्रीमेंट के तहत ये मैकेनिज्म को फंडामेंटली उन्होंने मतलब बदल नहीं किया, लेकिन इसको ज्यादा एफिशिएंट कर दिया। एफिशिएंट ऐसे किया कि वो कंपनी को हटा दिया और बोला कि भाई अब जो आप सोकिंग कर रहे हैं उससे ज्यादा अगर आप सोकिंग करेंगे तो वो जो क्रेडिट है, समझ लीजिए आज आप 100 टन सोकिंग कर रहे हैं, लेकिन ड्रिप इरिगेशन के द्वारा या ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा या C3 क्रॉप न लेते हुए C4 क्रॉप लेते हुए अगर आपने 120 टन सोकिंग किया, तो वो 20 टन का क्रेडिट जो है वो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। यानी कि किसी कंपनी के थ्रू अब जाना नहीं है, डायरेक्टली कार्बन मार्केट में जाके आपको मतलब मांग पेश कर सकते हैं कि वो 20 टन का पैसा दे दो। अब इसको मतलब और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये भी किया कि एक इंटरनेशनल यानी एक ग्लोबल कार्बन मार्केट बना दिया। उसका पूरा ढांचा मतलब उसका रूल रेखा, उसका एफिशिएंसी, फिर वेरिफिकेशन कार्बन क्रेडिट का, उसको सिंप्लीफाई कर दिया और उसको और मजबूत कर दिया। उसका गाइडलाइन अब ठीक ढंग से लिखने वाले हैं, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो वेरिफिकेशन प्रोसेस था वो ठीक नहीं था, तो लोग झूठ मूठ बोल के पैसा उड़ा दिया वहां पे। यानी कि कितना असल में हुआ और कितना नहीं हुआ वो बहुत ही डाउट में था। और पिछले एक आर्टिकल में मैंने यही लिखा कि भाई ये सीडीएम मैकेनिज्म के थ्रू 2% भी जो टोटल एमिशन है वो उतना भी कवर नहीं हुआ, यानी कि वो क्योटो प्रोटोकॉल फेल हो गया। अब क्योटो प्रोटोकॉल और आर्टिकल 6.4 पेरिस एग्रीमेंट में ये फर्क है कि क्या पूंजीवाद को और पूंजीवादी का जो प्रक्रियाएं हैं उसको ज्यादा मजबूत और ज्यादा एफिशिएंट बनाने का कोशिश है। कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली जो कार्बन सोकिंग आज आप कर रहे हैं उसके लिए क्रेडिट नहीं दे रहे आपको, लेकिन अगर आप अतिरिक्त कार्बन सोकिंग करेंगे उसका आपको क्रेडिट मिलेगा और ज्यादा मतलब आपको आसानी से वो पैसा मिलने का संभावना है करके ये बता। संक्षेप में यही है। आपको एक पेपर मैं सर्कुलेट करूंगा जो आज सुबह मैंने लिखा, इस पर रूपचंद को भेज दूंगा और वो बाकी लोगों को भेज सकता है। छोटा सा 2 ही पन्ना है उसमें, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है बताऊंगा बहुत ही संक्षेप में, जैसे मैंने पहले ही बताया, और हमारा ऑल्टरनेटिव क्या है वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी ये 6.4 आर्टिकल 6.4 पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत अगर किसी ने एग्रो फॉरेस्ट्री किया, किसी ने ड्रिप इरिगेशन किया, किसी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरफ बढ़ गया, किसी ने कुछ मतलब पानी का बचत किया या बिजली का बचत किया, मतलब सोलर का बिजली इस्तेमाल किया,
तो इसका फायदा जो है वो आप उठा सकते हैं। लेकिन जो बेस कार्बन सोकिंग जो है उसका पैसा नहीं मिलेगा आपको। जो आज जो आप कर रहे हैं उसका पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये मार्केट पर निर्भर है। और जैसे मैंने बताया आपको कि क्योटो प्रोटोकॉल का सीडीएम मैकेनिज्म जो है वो तो फेल हुआ है, इसलिए उसको एफिशिएंट और ज्यादा करने का प्रयास है। नहीं तो एफिशिएंट करने की प्रयास की जरूरत ही क्या है, नहीं है। और जैसे मैंने बताया एक पहले आर्टिकल में मैंने यही लिखा कि सीडीएम मैकेनिज्म में सिर्फ 2% जो एमिशंस हैं उस पर अगर हम मानते भी हैं कि वो टोटली 100% एफिशिएंसी से किया तो सिर्फ 2% एमिशन जो है वो कम शायद हुआ होगा, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो फेल है, ठीक है। अब हामी कहाँ है कि ये आर्टिकल 6.4 पेरिस एग्रीमेंट का सक्सेस होगा करके, है तो नहीं कुछ, उन्होंने कोई हामी नहीं दिया। यही बताया कि इसको ज्यादा एफिशिएंट बना रहे हैं, इसको ग्लोबल बना रहे हैं। मार्केट जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं होगा, एक टोटली ग्लोबल मार्केट होगा जहां पे जो इंडियन फार्मर है वो ग्लोबल मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता है, ठीक है। ओके, तो कोई हामी नहीं है कि ये सक्सेस हो सकता है, लेकिन इसमें एक फंडामेंटल, एक बहुत ही मूलभूत प्रॉब्लम है। मूलभूत प्रॉब्लम क्या है, और जो सुधींद्र शेषाद्री और मैं क्या कह रहे हैं पहले से, कि भाई बहुत ही सरल चीज है। कुछ लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन एमिशंस कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो कार्बन सोकिंग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? किसान मजदूर और जो जंगल में काम करते हैं वो, मैनेज फॉरेस्ट एंड क्रॉप्स। नहीं तो सीधी सी बात है, जो लोग छोड़ रहे हैं उन पर टैक्स लगाओ, कार्बन जो छोड़ रहे हैं टैक्स लगाओ, और जो लोग सोकिंग कर रहे हैं उनको वो टैक्स दे दो। सिंपल। हम क्या कह रहे हैं कि अब जो सोकिंग हो रहा है उसका अतिरिक्त अगर सोकिंग करेंगे उसके लिए पैसा ना दो, आप टोटल सोकिंग के लिए पैसा दो। क्योंकि कुछ लोग तो छोड़ रहे हैं। अब ये नहीं कह रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर या पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कि ये तो थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप मत छोड़ो, क्योंकि आप जो छोड़ रहे हैं उसको इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि ये एक्सटर्नैलिटी, उसके लिए आप पैसा नहीं दे रहे हैं। यानी कि वो जो खर्च या जो भी सर्विस है वो तो कुदरत कर रही है। कुदरत क्यों करना चाहिए, आप तो छोड़ रहे हैं। कोई कॉर्पोरेट या कोई बिजनेस हाउस या कोई देश तो कर रही है ना। अगर कर रही है तो टोटल उसका पैसा दो, और वो पैसा जो लोग सोकिंग कर रहे हैं उनको दे दो। सीधी सी बात है। अब इसमें क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब मूलभूत फंडामेंटल मतलब आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट ये है कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत या पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो मनुष्य जीव यानी कि मनुष्य है, ह्यूमन सोसाइटी है, वो के मतलब एक उसका जो वेस्ट मैटर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। वो हम तो एक मशीन जैसे काम कर रहे हैं, हम तो एक मशीन ही तो है, और इसको कहते हैं हीट इंजन। हम तो एक हीट इंजन है।
जैसे एक गाड़ी होती, वो भी तो हीट इंजन है, वो भी तो कार्बन ले रहा है, पेट्रोल या डीजल कार्बन है, उसको जला के फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती गाड़ी। हम लोग भी वही काम करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। सो अ ह्यूमन बॉडी इज अ हीट इंजन। अगर हीट इंजन है तो वो हीट इंजन का कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कार्बन साइकिल्स में, मतलब जिस प्रकार से कैलकुलेशंस किया जा रहा है उसमें हम लोग मतलब ये मानते हैं कि एग्रीकल्चर का जो भी प्रोड्यूस है, यानी कि चाहे वो गेहूं, चावल या मीट या जो भी, वो जो है वो हम लोग मतलब उसका उपभोग कर रहे हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। लेकिन वो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ रहे हैं वो तो एग्रीकल्चर का खाते में जा रहा है। इसलिए एग्रीकल्चर जो, अगर आप किसी क्रॉप को ले लेते हैं, फसल को, तो उसको कार्बन न्यूट्रल बोला जाता है। यानी कि आप वो फसल लेते हैं, उसको काटते हैं, फिर वो शरीर में जाता है वगैरह, तो फिर दोबारा आप अगले साल आप उसी फसल को लेते हैं, तो वो कार्बन न्यूट्रल बन गया ना। कि कार्बन न्यूट्रल कैसे बना? कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से लेके फिर वो फसल बनता है। वो फसल जब हम हमारे शरीर में जलाते हैं तो वो फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड होके उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर हवा में चला जाता है। तो इसीलिए कार्बन न्यूट्रल, ठीक है। लेकिन ये जो हीट इंजन है हमारे शरीर, अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर ही करते हैं तो फिर वो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ रहे हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड एग्रीकल्चर का खाते में जाना चाहिए। लेकिन हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंडस्ट्री भी चला रहे हैं, सर्विसेज भी चला रहे हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो काम हम करते हैं, वो काम जो है वो एग्रीकल्चर को भी चलाती है, इंडस्ट्री को भी चलाती है और फिर सर्विसेज को भी। तो उतना ही फ्रैक्शन जो है एग्रीकल्चर में जाना चाहिए जितना हम लोग एनर्जी एग्रीकल्चर में डालते हैं, हमारे यानी कि ह्यूमन एनर्जी। बाकी जो खाता है वो मतलब इंडस्ट्री और सर्विसेज में जाना चाहिए। वो तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल या पेरिस एग्रीमेंट का जो पूरा तरीका है ये है कि हमारे पूरे जितने कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन सोसाइटी छोड़ते हैं वो तो एग्रीकल्चर के खाते में जा रहा है। वो तो गलत बात है। तो हम तो यही कह रहे हैं, गलत बात है। तो अगर उतना निकाल दिया जो हम इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं और फिर सर्विसेज के लिए काम करते हैं, तो एग्रीकल्चर जो है वो आज भारत में दिखाया जाता है कि टोटल 14% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है भारत से, वो एग्रीकल्चर से है। वो तो नहीं है। अगर निकाल दिया, प्रोपोर्शनेटली कर दिया एमिशंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, हमारे जो एमिशंस हैं ह्यूमन सोसाइटी के, अगर सर्विसेज, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को दिया, तो एग्रीकल्चर जो है वो तो 10% सेक्वेस्ट्रेशन कर रही है जो छोड़ा जा रहा है भारत में। तो फार्मर, लैंडलेस लेबर यानी कि फार्म लेबर और जो लोग फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं उनको वो मतलब सोकिंग का क्रेडिट मिलना चाहिए। तो ये फंडामेंटली फर्क साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो हम ये कह रहे हैं कि फंडामेंटली क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट जो है वो तो एक मतलब फार्मर के खिलाफ है, फार्म लेबर के खिलाफ है और आदिवासी के खिलाफ है। इसलिए हम ये मैकेनिज्म, हालांकि पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6.4 सीडीएम मैकेनिज्म से अच्छा लग रहा है, लेकिन ये फंडामेंटली फ्लॉड है। और अगर फंडामेंटली फ्लॉड है, हम यही कह रहे हैं कि भाई जो जितना कार्बन छोड़ा जा रहा है वो कार्बन जो है उसका पूरा दाम, जितना सोकिंग क्रॉपलैंड में हो रहा है, फॉरेस्ट्री में हो रहा है, मैनेज्ड फॉरेस्ट्री में हो रहा है, उसका पूरा दाम या तो आज के हिसाब से, आज मतलब यूएन तो कह रही कि $200 पर टन, आज जो है वो
फ्रॉम अबाउट $10 पर टन से लेके $213 पर टन तक दे दिया जा रहा है। अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत, वार्मिंग के अंतर्गत होना है, तो कई सारे यूएनएफसीसीसी के कुछ लोग यही कह रहे हैं कि $200 पर टन लगना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि भाई अगर $100 भी ले लिया जाए तो भारत में फार्म सेक्टर को लगभग 7-8 लाख करोड़ रुपए सालाना मिलना चाहिए। हालांकि 1 हेक्टेयर के लिए करीब 50,000 रुपए सालाना मिलना चाहिए। तो ये चीज हम कह रहे हैं और इसको अब आगे बढ़ाएं कि हमने ऑलरेडी एक ड्राफ्ट मैनुअल बना दिया, एक ड्राफ्ट फॉर्म में है, जो आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन एक शीट मैंने प्रिंट कर दिया, उसमें एक ही शीट पूरा प्रिंट किया मैंने, यहाँ आपको शायद दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक पूरा मैनुअल सुरेंद्र शेषाद्री ने ऑलरेडी बना दिया। उसको अभी वेटिंग मतलब कर रहे हैं कि पैडी अपने, अगर आपने 4 हेक्टेयर लिया तो आपका कॉम्पेंसेशन इतना है, गेहूं लिया तो इतना कॉम्पेंसेशन, अगर गन्ना लिया तो इतना कॉम्पेंसेशन, इस प्रकार से हम बना रहे हैं। ऑलरेडी ड्राफ्ट मैनुअल तैयार है, इसको अब फील्ड टेस्टिंग करना पड़ेगा और ये पहले कर्नाटक में करेंगे फिर इसका फील्ड टेस्टिंग, क्योंकि कर्नाटक में नजदीक में हमारे मतलब यूनियन के, फार्मिंग सेक्टर के यूनियन के लोग हैं, तो इसको पहले वहां फील्ड टेस्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आगे कैसे उसको, फिर उसका अगर शायद करेक्शन करना है, जो भी करना है वो करेंगे, फिर वो सब अब बांटेंगे। अब संक्षेप में, कंक्लूजन में यही कहूंगा कि पेरिस मतलब अभी जो COP29 में क्या हुआ कि सीडीएम मैकेनिज्म को उन्होंने बगल में रख के उसी प्रक्रिया को आगे ले जाके उसको थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट बनाने का कोशिश किया है। उसका गाइडलाइन, मैनुअल्स वगैरह बना रहे हैं और उन्होंने ये भी कर दिया कि उसको ठीक ढंग से सुपरविजन होगा और उसमें हेरा फेरी कम होगा। वो तो कहेंगे कि हेरा फेरी नहीं होगा, लेकिन मतलब उसको ज्यादा एफिशिएंट करने का कोशिश की। और संक्षेप में यही है कि मैकेनिज्म वही है, लेकिन उसको थोड़ा सा मतलब जो पहले जमाने का जो इनएफिशिएंसीज हैं उसको निकाल के अब वापस ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल बना के आपको देने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर दे रहे हैं तो इस पर ये सोच विचार करना पड़ेगा उसको लेना है या नहीं लेना है, या लेके फिर हमारा डिमांड जो है उसको आगे कैसे रखना है। तो हम ये कह रहे हैं कि वो पुराना तरीका यही है कि अगर आपने आज जो सोकिंग कर रहे हैं उससे ज्यादा आप सोकिंग करेंगे, यानी अतिरिक्त सोकिंग करेंगे, तो उसका पैसा एक मार्केट, ग्लोबल मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू आप उसको मांग कर सकते हैं, वो क्रेडिट जो है, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि ये ठीक हिसाब नहीं है, जो टोटल सोकिंग है उसका पैसा मिलना चाहिए एज अ राइट, नॉट एज अ कमोडिटी, एज अ राइट। मैं थोड़ा सा इंटरवेन कर दूं सर, मैं बीच में ले लूं, क्यों इतना पचेगा नहीं जितना मसाला आपने हमें दिया है। जसन, आपको ये बात प्रॉपर समझ में आई कि यदि हम इसको एजिटेशन में लें या किसानों के बीच में इस बात को ले जाएं, तो कार्बन के इस मार्केट में फार्मर एंटर कर पाएगा इंडिविजुअल या समूह के रूप में? दो बातें हुई। एंटर करने के अंदर जो प्रॉब्लम आई है जशन, ये आई है कि हम कुछ नए मेथड के तौर पे कुछ करें तो मिलेगा। ये जैसा सर ने बताया कि ये जो ट्रेड अभी खेती चल रही है इसमें कुछ नहीं मिलेगा। हम यदि उसके अंदर कोई ऐसा सोलर का इनपुट दें या ऑर्गेनिक का दें या कोई ऐसी नई कहानी दें, जैसा भारत सरकार ने कानून जो बनाया था वो इंडस्ट्री के उनके लिए बनाया। अब इन सारे इस मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, क्या आप समझ पाए कि हमारा किसान कुछ क्रेडिट पॉइंट ले पाएगा? क्योंकि इधर तो कह रहे हैं कि भाई आप हीट इंजन की तरह काम कर रहे हो तो आप तो खुद ही 40% छोड़ रहे हो। ये सारे समस्याएं हमारे सामने खड़ी है। इसमें भारत के किसानों को कार्बन क्रेडिट के मार्केट में एंट्री मिलने का कोई रास्ता आपको नजर आया, नहीं नजर आया, या कंफ्यूजन है? तो फिर सर से अपन गाइड लेते हैं, फिर रूपचंद जी को मैं लेऊंगा। डीपी सिंह जी फिर बाद में लेता हूं मैं आपको। हाँ जशन,
आप 5 मिनट में इस बात को कहें कि क्या ये जी बात जी आपके ध्यान में आई? जी जी सर, इसमें देखिए अगर इंडिया में मैंने देखा है कि कोई ज्यादा स्टडी नहीं है इस इशू को लेके। मैंने कुछ लैटिन अमेरिका की स्टडी देखी और मैंने एक बांग्लादेश का रिसर्च पेपर भी देखा। वीट को लेके था, वो गेहूं को लेके था। तो उसमें उन्होंने एक चीज ये की हुई थी कि आप किस तरीके से खेती करते हो। चलो ये तो एक जनरल बात हो गई कि कोई भी अगर पौधा है तो वो कार्बन अपने अंदर सोखता है और ऑक्सीजन देता है। लेकिन एग्रीकल्चर जो है वो आप कैसे एनवायरनमेंट में कर रहे हो और आप किस तरीके से कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम किसानों के हिसाब से बात करें। क्योंकि लगभग 10-12% तो ऐसा इमिशन है कि जो कुदरती होता है, कि जिसको तो हम खत्म कर ही नहीं सकते, कि जो कार्बन इमिशन खेती से होता है। लेकिन दो चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। एक तो जो हम इरिगेशन के लिए आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, और दूसरा है कि आप कौन से केमिकल डाल रहे हो उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर आप कोई खाद डाल रहे हो, जैसे नाइट्रोजन बेस्ड जो हम खाद डालते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन और उसके डिफरेंट डाइऑक्साइड जो हैं वो निकलते हैं। तो वो भी अपने आप में ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो जैसे कार्बन जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, तो वो नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं। तो लगभग बोलते हैं कि 2/3 के, अगर एक तो हम ये बना लें कि वो कितना कार्बन सोख रहे हैं, और एक हम ये बना लें कि वो कितना कार्बन छोड़ रहे हैं वापस, तो उसमें ये आता है कि लगभग 2/3 जो कार्बन छोड़ रहा है एग्रीकल्चर, वो या तो जो ये इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर हम करते हैं, जैसे हमने बिजाई के टाइम पे भी ट्रैक्टर यूज करने हैं, कटाई के टाइम पे भी मशीनें यूज करनी है, फिर बीच में हम लोगों ने कीटनाशक दवाइयां डालनी है और डालने हैं, जैसे जो ये हम फ्लड इरिगेशन करते हैं कि हम पानी डाल के बिल्कुल पूरा फ्लड कर देते हैं, ये सबसे इनएफिशिएंट मेथड है। तो 2/3 जो है कार्बन इमिशन जो आपका होता है खेत में, वो ये दो एक्टिविटीज की वजह से ज्यादातर होता है। तो अल्टीमेटली यही है कि अगर आप किसी एक एरिया में चले जाओगे, तो वो किस हिसाब से आपका कितने बार सुबह वो हल डालता है, उसमें कितने बार उसको पानी हम यूज करते हैं खेत में, कितना वो उसमें खाद डालता है, और किस हिसाब से वो कटाई करता है, ये सारी बातों के हिसाब से फिर ये चीज होती है कि कई बार खेती जो है वो अल्टीमेटली कार्बन न्यूट्रल ही बन जाती है। ऐसा नहीं है कि वो नेट एब्जॉर्बर होती है। तो इसलिए यही चीज इसमें जो सागरधारा जी ने मेन चीज बताई कि हमको कुछ एफिशिएंट मेथड बनाने पड़ेंगे, और उस एफिशिएंट मेथड्स में हमको किसानों को सबसे पहले तो इस बात पे जागरूक करना पड़ेगा कि अगर आप कार्बन क्रेडिट लेना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज के ऊपर में ध्यान देना है। जैसे कि आप अगर इरिगेशन कर रहे हो, कि आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है हमारी, वो किसानों को ये बात बताए कि कितने दिनों के बाद में आपने खेती में गेहूं में पानी देना है। अगर ठीक है जशन, मेरे पास में काफी लोग हैं, मैं फिर वापस सर सागरधारा जी, जैसे जशन ने ये मुद्दा उठाया, तो क्या ऐसी कोई कौन से मेथड हम यूज करें कि हमें कार्बन क्रेडिट मिल जाए? ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनाया इंटरनेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पे? कौन से मेथड से हम कार्बन क्रेडिट ले सकता है मेरा किसान? ये कोई ऐसा कोई ऐसी गाइडलाइन आई या अभी इसमें COP29 में आने की गुंजाइश लगती है आपको? आपके पास में क्या डेटा है? भाई उन्होंने वादा किया कि कुछ नए मेथोडोलॉजी जो है अब अपनाएंगे वो। नए 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 का मतलब मैं क्या समझूं सर? उन्होंने कोई ऐसा दिया है क्या भाई तुम ऐसे ऐसे खेती करो तब हम आपको कार्बन क्रेडिट, हम खेती का रूप चेंज करें, हम फार्मर को पहले ये ट्रेंड करें कि भाई आप ऐसी खेती करो तो आपको कार्बन क्रेडिट तो कम से कम मिले। उसमें उन्होंने यदि उपज कम होगी तो हम नहीं करेंगे, फिर हमारा जो भी होगा कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन हमें प्रोडक्शन भी लेना है और कार्बन क्रेडिट भी लेना है। दो में से हमें ये देखना है कि मेरा प्रोडक्शन यदि ओके होता है, कार्बन न्यूट्रल हो जाता है मेरा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इंडस्ट्री भी तो धुआं निकाल रही है, किसान ने भी निकाल दिया, तो कार्बन न्यूट्रल हो जाए तो हो जाए, तो प्रोडक्शन भी कम हो रहा हो तो उसके बजाय हम कार्बन क्रेडिट ले लें। ऐसी कोई गाइडलाइन है क्या इंटरनेशनल लेवल पे आपके ध्यान में? गाइडलाइन बनाएंगे करके उन्होंने हामी दिया। अब गाइडलाइन बनने के लिए काफी समय लग जाएगा। जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल का भी गाइडलाइन जो है, एमिशंस इन्वेंटरी का गाइडलाइन, वो तो सालों तक लगा, और उसके मतलब
अपडेट जो है वो कई 10 साल बाद भी होने लगा। तो आपको गाइडलाइन तुरंत नहीं मिलेगा, और वो गाइडलाइन भी आपको मतलब भारत जितना बड़ा देश है वो तो आपको सिर्फ बाय क्रॉप नहीं बल्कि शायद बाय रीजन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे तो कि मैं अब आपका रूपचंद जी फ्लड आपको मैं दे इरिगेशन। दूं कि भाई सर ने जैसा बताया कि गाइडलाइन में काफी टाइम लगेगा। हमारी गाय के ऊपर भी नजर है कि वो मीथेन छोड़ रही है, हमारे आदमी का भी बता दिया कि हीट इंजन है, और हमारे खेत भी जिस हम ट्रेडिशनल मेथड से खेती कर रहे हैं उस हिसाब से हम कार्बन न्यूट्रल होते जा रहे हैं। तो हम ऐसा क्या मेथड अपनाएं, हम किसानों को किस तरीके से अवेयर करें कि भाई आप ये काम करिए, गाय के मामले में ये करिए, आप कार्बन न्यूट्रल नहीं बने इस मामले में ये करिए। इस सारी व्यवस्था के अंदर हम एक मिशनरी रूप में या एजिटेशन के रूप में या मांग पत्र के रूप में करें कि भारत का किसान कार्बन क्रेडिट के मार्केट में अपनी दखल दे सके, इंडिविजुअल और कंपनी के मार्फत। तो रूपचंद जी आप अपनी कमेंट को दीजिए। रूपचंद जी सुन रहे हैं मुझे? आप, आपका माइक नहीं खुला रूपचंद जी। हेलो। हाँ हाँ बोलिए सर। मेरे अंदर दो कन्फ्यूजन पैदा हो गए हैं। एक तो सागर जी ने ये बोला है, आवाज आ रही ना? हाँ आ रही आप थोड़ा अच्छा। जोर से बोलो, आ रही है। हाँ, कि इंडस्ट्री का जो नॉर्मल से एक्सेस पोल्यूशन होगा उसकी मार्केटिंग होगी कार्बन में। इसका मतलब इंडस्ट्री का वो मिनिमम स्टैंडर्ड तय किया उन्होंने, एक बात। और क्रॉप के बारे में ये कह दिया कि अगर आप नॉर्मल से ज्यादा सोकिंग करोगे तब आपको क्रेडिट मिलेगा। दो बातें। इसका मतलब जो एक स्टैंडर्ड तय किया है इंडस्ट्री का, पोल्यूशन मिनिमम स्टैंडर्ड और उसका एक्सेस, क्रॉप का सोकेशन मिनिमम सोकिंग और उसका ज्यादा सोकिंग करना। इसमें क्रॉप का तो ग्रेडेशन बना लेंगे कि गन्ना कितना करता है, गेहूं कितना करता है, पैडी कितना करती है, दिस एंड दैट। इंडस्ट्री में वो दो किस्म की इंडस्ट्री है। एक तो वो है इंडस्ट्री जो सोशल नीड ओरिएंटेड है, जिसकी समाज की जरूरत है, जैसे कपड़ा है, मेडिसिन वगैरह एटसेट्रा, जूते हैं, किताबें हैं। पर कुछ इंडस्ट्री ऐसी है बिल्कुल एंटी सोशल, एंटी ह्यूमन, एंटी नेचर है, वो है वार इंडस्ट्री। इन्होंने सबको इक्वलाइज कर दिया है। अब उस पोजीशन में क्या हम इसको एक क्या इशू के तौर पर टेकअप करें, या जो पहले सागर जी ने क्लियर कर दिया कि हम तो टोटल का मांगे, और उधर ही हमें ये डिमांड करनी चाहिए कि टोटल पर जो इंडस्ट्री करती है, टोटल फ्रॉम जीरो टू एक्सेस तक उनको भी नॉर्मल मत करें, तब जाकर, क्योंकि एक तो ह्यूमन सर्वाइवल का क्वेश्चन है, एक ह्यूमन डिस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। इन दो बातों में मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। एक बात फिर जाके आगे बात चलती है। धन्यवाद। हाँ ठीक है सर, आप इसका जवाब दे दूं? हाँ दीजिए सर। हाँ जी, तो शायद हम लोग जब इस मुद्दे पर पहले भी चर्चा किए थे 2 साल पहले या 3 साल पहले, मैंने यही बताया कि हमारे हिसाब से जो भी एमिशंस होते हैं उसको इस तरह डिवाइड करना चाहिए कि लग्जरी एमिशंस और सस्टेनेंस एमिशंस। उसका डेफिनेशन क्या है उसमें तुरंत नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस पर क्लैरिटी कहीं भी नहीं है। ठीक है, उस सस्टेनेंस एमिशंस हैं जो मतलब दैनंदिन जीवन के लिए जो चाहिए वो एमिशंस काउंट नहीं करना चाहिए, लेकिन लग्जरी एमिशंस जो हैं उसको जैसे काउंट करना चाहिए। तो आपका जो सवाल है कि एंटी सोशल एमिशंस वगैरह, इस डेफिनेशन में फिर अगर ये डेफिनेशन होता है तो इस डेफिनेशन में आ जाएगा, और वहां भी काफी मतलब वाद विवाद होगा, क्योंकि फिर अगर आप वॉर को क्या कहेंगे कि सस्टेनेंस एमिशन है या लग्जरी एमिशन है या लग्जरी एमिशन के बाहर भी है, मतलब कई सारे इस तरह के सवाल तो उठेंगे ही। तो पहली चीज ये है, तो हम यही कह रहे हैं कि भाई देखो, आप सिर्फ
अतिरिक्त एमिशंस को मत, अतिरिक्त सोकिंग को मत लीजिए, टोटल सोकिंग को ले लीजिए पहले, उसके बाद ये सस्टेनेंस और मतलब लग्जरी एमिशंस क्या हैं उस पर डिबेट तो चलने वाला ही है। तो इसका उत्तर वही है, अगर आप इस चीज को मानेंगे, लग्जरी और सस्टेनेंस एमिशंस को आप मानेंगे, तो फिर कई सारे और यानी कि आपका जो सवाल है उसका उत्तर इसी में से मिल जाएगा। लेकिन इस पर क्लैरिटी नहीं है आज कि लग्जरी एमिशंस क्या है और सस्टेनेंस एमिशंस क्या है। सर, रूपचंद जी का जो एक कंफ्यूजन था वो मुझे भी है कि इंडस्ट्री के लिए तो मार्केट के लिए उन्होंने बना दिया कि भाई इतना करोगे तो इतना आप ले लो, खरीद लो, कर लो, ये कर दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ऐसा क्यों नहीं है, और एग्रीकल्चर सेक्टर इस मार्केट में कैसे एंटर करे? बार बार मेरा कंफ्यूजन और सवाल या किसानों के हित में यही बात है कि भाई मेरा किसान इस मार्केट में एंट्री कैसे ले। उनका तो एंट्री का बिल्कुल क्लियर, जैसे भारत सरकार का कानून ही इस मामले में बना तो वही बना। इन्होंने फार्मर को ये नहीं दिया कि तुम इतना इमिशन करोगे, भले ही हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, लेकिन या तो हमारी गाइडलाइन भी फिक्स हो या हमारे लिए कुछ हो। तो फार्मर और एग्रीकल्चर सेक्टर को इन्होंने साइड में कर दिया कि तुम ये करोगे तो हम आपको फाइन लगाओगे तो कुछ कार्बन क्रेडिट दे देंगे। पहले तो हम क्या करेंगे वो क्लियर नहीं, क्या हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे या ये करें, क्या करना चाहिए। और फिर हमारे लिए मार्केट के अंदर एंट्री के अंदर भी प्रॉब्लम है कि भाई तुम ऐसे एंटर करोगे नहीं, तुम्हें तो ये कार्बन न्यूट्रल, और हम देखेंगे तुम्हारे लिए गाइडलाइन बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। तो मैनुअल ने हमने बनाया ना, उसको आप इस्तेमाल करो और आपको पता चल जाएगा कि आपका अगर 3 हेक्टेयर का खेत है तो उस 3 हेक्टेयर का खेत में कितना सोकिंग हो रहा है। उसको इस्तेमाल करके आप डिमांड करो कि इतना पैसा मिलना चाहिए। नहीं, आप वाले मैनुअल से और आपके में वो डॉक्यूमेंट भी लेके काफी जगह गया, इवन राहुल गांधी को भी देके आया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस डॉक्यूमेंट से हम एजिटेशन के प्राप्त करें या इंडिया गवर्नमेंट मानने को तैयार है? जब पैसा विदेशों का आ रहा है, दुनिया का पैसा आ रहा है, तो उसमें आप वाला डॉक्यूमेंट मानने में गवर्नमेंट को क्या ऐसी पड़ी है कि मान ले उस डॉक्यूमेंट को कि भाई ये कह रहे हैं, वैज्ञानिकों का एक पूरा कोरम कह रहा है, इतने लोग कह रहे हैं और पर हेक्टर ये बनता है इनका, और इस फसल में कार्बन न्यूट्रल बन जाता है, इसमें ये इतना बन रहा है, और वो डिटेल यदि इंडिया गवर्नमेंट में हो तो या तो हम इसको भारत सरकार को डिमांड के फॉर्म में ले जाएं कि भाई वैज्ञानिकों के इस फोरम ने ये चीज पैदा की है तो तुम जांच करवा लो, इंटरनेशनल मार्केट में करवा दो। लेकिन फार्मर की एंट्री इस पर हेक्टर ये हो जाए तो हमारे ये एमएससी के सारे झगड़े मिटते हैं। इसमें ऐसा है कि उनका जो मेथड है वो तो अब तक बाहर तो निकला नहीं है। अब जब निकलेगा तभी तो आप, क्योंकि उनका रूल्स ही नहीं बने इस चीज पे। अब जब रूल बनेगा और भारत सरकार को बनाना पड़ेगा, जो COP 29 में जो एग्रीमेंट हुआ उस हिसाब से भारत सरकार को एक गाइडलाइन और रूल बनाना पड़ेगा। वो जब बनी ही नहीं तो आप किस आधार पे जाएंगे भारत सरकार के पास? तो आधार ये हो सकता है कि जो बताओगे हम कैसे भारत सरकार से कैसे एंट्री करें तो कार्बन क्रेडिट के लिए। फिर मैं फूल कुमार जी फ्रांस से जुड़े हुए हैं, उनको भी लेऊंगा। देशवाल जी हरियाणा से जुड़े हुए हैं। रूपचंद जी आप ये बताइए कि हम इस मार्केट में कैसे एंटर करें? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई जो मैनुअल अब हमारा बन रहा है, बन गया, उसको अभी ट्रायल रन करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसको इस्तेमाल करके आप मांग करो कि इतना मिलना चाहिए। वो तो देंगे नहीं इस चीज को, फिर वाद विवाद होगा, और वाद विवाद में जितने ज्यादा फार्मर आपके साथ होंगे उतना ज्यादा आप सक्षम होंगे कि आप जो डिमांड कर रहे हैं वो सही डिमांड है करके। भाई ट्रायल करने से ही पता चलेगा ना। तो आप क्या रूपचंद जी क्या प्रतिक्रिया करेंगे? सिवाय डिमांड के, सिवाय हम किसी में इसमें अपने पास दो ही ऑप्शन हैं। मार्केट का जो बाजार खुला है कि पहला तो एक पीपल मूवमेंट बनाई जाए इस आधार पर जो अपने सागर जी बता रहे हैं, एक बात। और अगर वो पीपल मूवमेंट बनती है और 1000 या 10,000 लोग जो है वो कलेक्टिवली कोर्ट में अपील कर देते हैं कि अच्छा डिबेट करवाओ इसको पब्लिकली, और ना तो कोर्ट में कंटेस्ट कर, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रीन क्रेडिट रूल के तहत
आ जाए और डिबेट कर ले आकर के हमारे साइंटिस्टों से। हमारे साइंटिस्ट वहां भी पब्लिकली डिस्कस करेंगे, मास मूवमेंट में डिस्कस करेंगे, कोर्ट में डिस्कस कर सकते हैं, उन पे ही जहां आ जाए, ताकि एक खुला चैप्टर खुल जाए इंडिया में, और वो आकर के डिसाइड वो होगा जहां पब्लिक ओपिनियन या लीगल ओपिनियन एडजस्ट होगी। मगर इसके लिए मूवमेंट नंबर 1 प्रायोरिटी है, और मूवमेंट के बाद दूसरा है कि अगर वो नहीं मानते तो उसको हम लीगल फ्रेमवर्क में इसलिए ले जा सकते हैं ताकि जो ऑल इंडिया इशू बन जाए और हर जगह इसकी डिबेट चालू हो जाए। मेरी अप्रोच ये बनती है इसमें। चलो फूल कुमार जी, मैं आपसे एक सुझाव चाह रहा हूँ। सुझाव तो क्या, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप हमारी हेल्प करें। हरियाणा से जुड़े हुए हैं, फ्रांस से रह रहे हैं, ये एक मूवमेंट के फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है। सागरधारा जी भी काफी टाइम से लग रहे हैं, हम काफी लोग NSCPM के लोग और कई ग्रुप जो हैं इस साथ में अटैचमेंट है कि भारत के किसान को कार्बन के मार्केट में एंट्री मिले। इस बार के COP29 के भी कुछ गाइडलाइन है, ये कंप्लीट हो जाता है तो उसमें होगा एक ऐसा सम्मेलन जो इंटेलिजेंट ग्रुप का हो, भीड़ भड़ाके की कोई हमें वो नहीं है, सारे लोग इस तरीके से एक जगह बैठे। और जब इंडस्ट्री के लिए आपने सब कुछ कर रखा है तो हमारे किसान के लिए किस तरह से हम एंट्री लें, ये एक मूवमेंट के फॉर्म में बनने में आप हमें क्या सहयोग दे सकते हैं, पहला मुद्दा। दूसरा ये हो कि ये उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, दूसरा मुद्दा। तीसरी बात ये है कि क्या हम लोग जो है 1 या 2 सेमिनार करवाने के बाद में इसको मूवमेंट की फॉर्म में दें, ताकि भारत के वैज्ञानिक एक माइंड में हो जाए। ऑल साइंटिस्ट जो है, जैसे कह दिया कि भाई आप खुद खा रहे हो, आप इंडियन हो इसलिए आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो, आप कार्बन को न्यूट्रल भी कर रहे हो, आप सही नहीं कर रहे हो, आप गाय पाल के भी ये कर रहे हो। ये जो दूसरी साइड से अटैक हमारे ऊपर भी है, तो उनके काउंटर जो हमारे वैज्ञानिक भी ढूंढे, हम भी अपने वे में किसान भी ढूंढे। इस बात को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया फूल कुमार जी? फिर मैं देशवाल जी के पास जाऊंगा जो हरियाणा से हैं। जी सर, नमस्कार आप सभी को। और सागरधारा जी का शुरू का संबोधन मिस हो गया तो मैं सुन नहीं पाया, जबकि मेरे को सुनना था उनका पूरा संबोधन। नहीं, वो रिकॉर्डेड है, आप सुन लेना, मैं भेज दूंगा आपको। लेकिन उन्होंने अभी एक तो मैं उन्हीं की बात से आधार बनाऊंगा कि अभी इसकी डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही थी, इसके कानूनों की बात हो रही थी जो अभी तक शायद पूरे नहीं हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए गवर्नमेंट के फ्रंट पे। तो अगर अभी तक इसके कुछ रूल्स और नियम्स ही डिसाइडेड अभी तक नहीं हुए हैं तो मेरे ख्याल से पहला मूवमेंट तो फिर जो इनके रूल्स रेगुलेशंस बनवाने का ही बनता है। ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट की तो बात उसके बाद आएगी। तो उसके हिसाब से तो फिर वही बात है, जो बुद्धिजीवी चिंतक लोग हैं समाज के हर तबके से, जो भी इन चीज़ों में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ऐसी जैसे आप ये कर रहे हो ये मीटिंग, इस तरीके की मीटिंग करके गैदरिंग करके ओपिनियंस मेकिंग का एक स्ट्रॉन्ग वो बना के और वो चीज़ें पॉलिसी मेकर्स तक ले जाके ये कहा जाए कि भाई ये रूल्स का जो है सिस्टम ये पूरा किया जाए जितना जल्दी हो सकता हो। क्योंकि जब रूल बुक होगी तो ग्राउंड वाला उसके बाद ही उसके ऊपर आएगा, क्योंकि वो पहले झटके जब वो देखेगा कि अभी तो इस पे बेसिक काम ही कच्चा पड़ा हुआ है, तो अगर हम कोई मांग उठा भी देंगे तो हमारी मांग को कहाँ तक जाएगी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वहाँ ऊपर से यही जवाब आएगा कि जी फला फला रूल है ही नहीं, फला फला ये है ही नहीं, वो है नहीं। तो पहला तो पॉइंट यही है। दूसरा जो ये है कि गाय की मीथेन गैस है या इंसान भी गैस छोड़ता है, ये तो सिर्फ रिवर्स साइकोलॉजी में लोगों को ना आप कहिए कि बेवकूफ़ बनाने की या उनकी जुबान बंद करने की, उनको प्रेशर में लेने की बात है। क्या ये कोई नई चीज़ है क्या? धरती पे इंसान जब से है, गाय जब से है, तब से ये चीज़ें, अभी कोई नई चीज़ें हैं ये? हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत किसी के कंट्री में पॉपुलेशन रेशियो जो है वो डेंसिटी जो है वो इसका इशू बन सकता है, वो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के आसपास, जैसे दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया, इस टाइप के जो सिटीज़ हैं। नहीं तो बाकी तो जो गाँव हैं, हालाँकि हरियाणा जैसी जो NCR जो रीजन है, वेस्टर्न यूपी हरियाणा, यहाँ तो अब कम से कम ये मानिए दिल्ली के चारों तरफ 100-100 किलोमीटर में ये समस्या बिल्कुल बन गई होगी। लेकिन इसकी तरफ तो खुद गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान नहीं दे रही। यहाँ पे बजाय कोई एक अल्टरनेट लोकेशन पे सारी ये फैसिलिटीज़
रोजगार लोगों के लिए और खड़े करने के हर चीज इसी क्षेत्र में डाली जा रही है। इतना ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बना दे जा रहे हैं कि कल को यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एक जींद जैसा शहर, रोहतक जैसा शहर जहाँ पे एज सच कोई बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं है, वो ऐसे-ऐसे सिटीज़ जो हैं, गुड़गाँव, फरीदाबाद, दिल्ली समझ में आता है, उधर गाज़ियाबाद समझ में आता है कि दिल्ली के चारों तरफ वो बिल्कुल डेंसिटी में है, तो बहादुरगढ़ तक भी समझ में आता है। लेकिन रोहतक, जींद जैसे शहर जहाँ पे एज सच कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ वो शहर वर्ल्ड पॉपुलेशन की रैंकिंग जो है सॉरी पॉल्यूशन की जो रैंकिंग है, उसमें टॉप 10 में, टॉप 20 में दिख रहे हैं। मतलब ये चीज़ उस पॉइंट ऑफ व्यू से चिंतनीय है कि इसका सॉल्यूशन यही है कि जो जहाँ पे डेंसिटी लोगों की ज़्यादा हो गई है, वहाँ से पॉपुलेशन का बोझ कम करने की पॉलिसी आए कि भैया और अब आप एक बात नोट करके देखें कि जितना ज़्यादा ये प्रेशर बढ़ेगा, आप दिल्ली का देख लीजिए, दिवाली के टाइम देख लीजिए, किसी भी टाइम देख लीजिए और दिवाली क्या है यहाँ तो दिल्ली में तो नॉर्मल टाइम में भी एबनॉर्मल एनवायरनमेंट रहता है। बच्चों को कैंसर से पता नहीं क्या-क्या अस्थमा की बीमारियाँ बचपन में ही शुरू हो रही हैं और लोग पता नहीं कौन-सी खुशफहमी में टहलते रहते हैं। मेरे ख्याल से ये अनएथिकल कैपिटलिज़्म का ही नतीजा है सारे का सारा कि जो अनएथिकली कैपिटल कमाना चाहते हैं उनको अपने देश के एनवायरनमेंट से, लोगों के हेल्थ से और एक हेल्दी पॉपुलेशन से कोई लेना-देना नहीं है। तो ये है दूसरा पॉइंट और इसके अलावा तो मेरे ख्याल से मैं आप लोगों से सीखने के लिए ही ठीक ज़्यादा हूँ यहाँ पे। ठीक है थैंक यू। फूल कुमार जी। अब सुरेश जी देसवाल आप हरियाणा से हैं, किसानों के बीच में काफी सक्रिय भी हैं। बात यह है कि कार्बन के मार्केट में किसान की एंट्री हो, इसका मैकेनिज्म, रूल्स दूसरे, इसकी लड़ाई है ही। और हमारे साथ में भारत के जो भी वैज्ञानिक हैं वो हैं, क्योंकि सागर दारा जी का एक डॉक्यूमेंट ये भी है कि सड़क के चारों ओर जो आपकी जमीन है, उस जमीन का कार्बन का ये निकाल करके जो फसल की लॉस कर रहे हैं, वो भी एक माइनस एंट्री हमारे बीच में उपलब्ध है। इन सारी बातों को लेकर के हमारा जो डिमांड चार्ट एक्चुअली फार्मर का है, वो कुछ कार्बन इमिशन के लिए कुछ ज्यादा है। हम बहुत कुछ दुनिया को दे रहे हैं अनाज देने के सिवाय, लेकिन उधर की साइड से, इंडस्ट्री साइड से हमें जो लॉसेज भोगने पड़ते हैं, उसमें सरकार की किसी प्रकार की तवज्जो कम है और किसानों को इस मामले को लेकर के एजिटेशन फोरम के अंदर आए बिना या डिमांड चार्ट बना के बिना नहीं हो सकता। तो सुरेश जी, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? राम जी, आपका नमस्कार और सभी पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार। बहुत अच्छा टॉपिक है, रिलेवेंट भी है, हालांकि रिजल्ट नहीं निकलेगा वो दूसरी बात है। और सागर दारा जी का वेलकम करता हूं मैं। हनुमान दास जी, मेरा क्वेश्चन यही है जो भी आपने बोला है और आपसे पहले फूल भाई ने बोला है, और उससे आगे से किसान कहाँ जुड़े, कैसे जुड़े, क्या फायदा होगा। मैं टेक्निकल तो नहीं है सर, मैं ना टेक्निकल बात करूंगा, मैं तो ग्राउंड की जमीन की किसान की बात करूंगा। सर मेरे को अब तक एक भी किसान नहीं मिला कि जो कार्बन क्रेडिट का एक सिंगल पैसा भी मिल रहा है। खूब घूम लिया मैंने, खूब बहुत कंपनियों में गया और बहुत फिजिकल काम किया मैंने। मैं तुम्हें कार्बन क्रेडिट मिलेगा, बहुत कंपनियां, मैं आपको कहो देगा, नाम भी गिन दूंगा, 10-5 कंपनियों में खूब जाके पर्सनल मीट भी की, कॉरेस्पॉन्डेंट भी किया, और उसका बिजनेस है मेरे ख्याल में $200 मिलियन के आसपास। सर मेरे को तो मेरे बेसिक क्वेश्चन यही है और एंड क्वेश्चन ये है कि मेरे को आज तक कोई भी ऐसा किसान नहीं मिला है जिसको 5 पैसे कार्बन क्रेडिट के द्वारा मिले हैं। जरूर हम एक दो पास आगे गए, बट ठीक है, हम आपको ग्रुप बना के दे देंगे, आप इनको कार्बन क्रेडिट का फायदा दिलवाओ। उनके ग्रुप में इतनी कंडीशंस आ गई कि किसानों कर नहीं सकता पूरी इनको। अगर वो आप इसको ऐसे, जैसे थोड़ी देर पहले दारा जी बता रहे थे, इसको ऐसे खेत जगाओ, इतना खाद डाल लो, इतना पानी डालो, इतना, वो पॉसिबल नहीं उनके लिए, वो फिर किसान उठ के आ गए थे। तो सर मैं भी आपसे सुना था, फूल से सुना था और सुना था, मैं भी सोच रहा था कार्बन क्रेडिट बड़ा अच्छा, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जो किसान का वेरी बिगिनिंग राइट है, वेरी स्टार्टिंग इसी का राइट है ये सारा कार्बन क्रेडिट का। और तो खाम खा ड्रामा कर रहे हैं यार, इतनी कंपनी मैंने जो ना इतना टन का मैं बेचूंगा, इतना टन कर लूंगा, हमें पता ही नहीं कहाँ से। और एक और कमाल की बात यह है, हम किसी में जाएंगे तो उसी कंपनी को क्लेम कर लेती है, चाहे सरकारी कंपनी चाहे प्राइवेट, सर इसका हम कार्बन क्रेडिट ले रहे हैं।
कैसे ले रहा है भाई तू? हमें नहीं पता सर। वो गूगल मैप दिखा देते हैं, देखो हम इसका क्रेडिट ले रहे हैं। अरे किसको दे रहा है, क्या दे रहा है? तो सॉरी सर, मैं तो फिर ये कहूंगा, मैं फिजिकली कोई मेरे से फिजिकली बिल्कुल टिपिकल हर एक किसान के पास उसके खेतों में जाके उसको भाई ये कर ले वो कर ले, सरकार के पास मिल करके सर लवलवा भी है कि हमें तो मिला नहीं कि इससे किसान को इसको 5 पैसे मिलता होगा। अगर कहीं से ठीक है मिलते हो तो सुरेश दादाजी जी, बैठे हैं, आपकी वो चिंता टेक्निकल जायज ऑफिस में। है। मेरे पास बहुत किसान हैं और बहुत किसान रेडी हैं, और उनके कुछ न कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमें दिलवाओ, हम इसका काम सा करेंगे। हाँ नहीं, आपकी चिंता जायज है कि हमारे खेतों को ही गूगल में बता करके कंपनी उनको भेज देती है कि हमने इनको लीज पे ले रखा है, हम ये यहाँ सिंक करवा रहे हैं। ये करने का गोरख धंधा भी चलता है। शुरू में ही सागर दारा जी ने कह दिया कि ये बड़ा गड़बड़ जाला की ही बात थी। डीपी सिंह जी, आपने हैंड रेज कर रखा, कोई बात कहें तो फिर मैं सागर हनुमान दारा राम जी जी, के पास वापस जाऊंगा। हनुमान राम जी, खेत में नहीं, घर में भी देखा है हमने, जो 2000 पेड़ बड़े लग रहे हैं ना, उसका भी क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं लोग। ठीक बात। हाँ जी, हाँ डीपी नमस्कार। सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। नमस्कार, यूपी से हैं नमस्कार। डीपी सिंह जी। सबको नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, आदेश के। मेरा कहना यह है कि किसानों को तो इन्होंने वैसे ही वंचित कर दिया कि अब तक जो हम करते हैं ये कार्बन स्वीप करते हैं, उस पर तो कुछ मिलेगा नहीं, इससे एक्स्ट्रा ही करना होगा कुछ, तब वो देंगे। दूसरी बात, जैसे सरकार पॉलिसी बनाती है, इसने पहले कारों पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, उसका कोई मानक तय नहीं करा था। जैसे ये अब आ रही है नई गाड़ी, 5वीं उस पर चल रही है, पहले कुछ भी नहीं था, उससे कार्बन काफी हुआ। अब इन्होंने चलाया है सोलर से, सरकार कह रही है कि हम सोलर से वो कर देंगे। पूरी दुनिया में सोलर का डिस्पोजल करने की कोई व्यवस्था, कानून, मतलब नियम और वो नहीं है, फार्मूला। तो ये समस्या फिर आगे चल के आ जाएगी। जैसे इन लोगों को अंधाधुंध लाइसेंस और अंधाधुंध फैक्ट्रियां लगी कार बनाने की, और इतना प्रदूषण हो रहा, अब उसका उपचार ढूंढ रहे हैं। अब 30 साल बाद फिर इसका ढूंढेंगे कि डिस्पोजल करने की कोई अभी तक कोई इनका कानून, मतलब कानून तो क्या कहेंगे, जब तक कोई फार्मूला ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो ये सब बातें भी तो देखनी पड़ेंगी ना। और किसान की बात है, वहाँ इनका पहले ये भी सर्वे कराया जाए कि पहले लिया किस किसने है, ये किसानों को धोखा देके जो कार्बन क्रेडिट का लिया है इन्होंने पैसा, उनका भी तो कराया जाए, कहाँ से ले लिया, कौन सी प्रॉपर्टी दिखा दी उन्होंने। थैंक यू। चलो सर, मैं फिर आपके पास ही आना चाहूंगा कि ये हमने काफी लोगों को लिया और इनकी शंकाएं आपके सामने प्रदर्शित की। इन सब के बारे में केंद्र बिंदु हमारा फार्मर ही रहेगा और इंडस्ट्री वर्सेस फार्मर रहेगा। हम प्राथमिकता में क्यों नहीं आ पा रहे हैं, हमारी क्यों नहीं मांग, मार्केट के अंदर हमारी एंट्री, इजीनेस, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उस तरह से ईज ऑफ एंट्री इन कार्बन मार्केट के रूप में। चलो रूपचंद जी बीच में हैंड रेज कर दिया, आप कर दीजिए, फिर मैं सर को वापस ले लेता हूँ। रूपचंद जी आप क्या करें? हाँ, मेरा एक छोटी सी क्वारी है कि ये जो इंडिया ने जो ग्रीन क्रेडिट रूल बनाए हैं, उस ग्रीन क्रेडिट रूल में ये जो इसके पेड़ लगाएंगे, पाम ऑयल के, ये नारियल वगैरह, इनको तो मिलेगा ग्रीन कवर के तहत। क्या उसमें किसान एज इंडिविजुअल या किसान एज ए पंचायत कुछ जा सकते हैं? इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्या वो है, या हमें स्टडी करना पड़ेगा? बस इतनी सी बात है सारी। हाँ सर, अब काफी लोगों की शंकाएं आपके सामने हुई है, तो सागर दारा जी सर अपनी। सोलाल जी भी है ना बीच में, हनुमान राम जी, सोलाल जी हैं, जरा उनको देख लो। हाँ चलो ले लेते हैं, फिर अब बाद में है, अभी टाइम है। आप भी हो, सोलाल जी भी हैं। हाँ सर, ये जो बात उभर करके आई है कि नए कौन से एग्रीकल्चर में का क्या करेंगे, कैसे एंट्री होगी, क्या होगा, सवाल घूम फिर के वही है। तो ईज ऑफ एंट्री इन द कार्बन मार्केट का कोई मैकेनिज्म या सिस्टम या हमारा एजिटेशन या रूल्स या जो भी हो, तो आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सागर दारा जी? इसमें एक अब जितने लोगों को सीडीएम मैकेनिज्म के द्वारा कुछ पैसा मिला है, जहां तक मैं जानता हूं, वो या तो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मिला है या ऑर्गेनाइज्ड फार्मर्स को
व्यक्तिगत रूप से बहुत कम मिला है, लेकिन जो बड़े बड़े फार्मर्स या कोऑपरेटिव्स हैं उनको कुछ मिला है। अब ये पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6.4 के तहत वो यही कह रहे हैं कि हम जो छोटे मतलब ग्रुप्स हैं, जैसे कि छोटे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनको अब तक चांस नहीं मिला। ये मतलब उन्होंने लिखा है अपने डॉक्यूमेंट में कि बड़े बड़े लोगों का ही फायदा हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, लेकिन कानून जो है, रूल्स जो है, हम ऐसे बनाएंगे ताकि छोटे कोऑपरेटिव्स, छोटे ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन छोटे ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस को मिलना आसान हो जाएगा। वो रूल्स पहले देखना पड़ेगा। दूसरी बात, वो रूल का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो देखना पड़ेगा। ये इसके लिए सब समय लग जाएगा। अब इस बीच में मेरा यही मतलब विनंती है कि जो हम बनाए हैं उसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ें अगले 6 महीने में या 1 साल में, और ट्रायल एंड सी मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये ट्रायल के बिना आपके यानी कि तुरंत हवा से आपको सॉल्यूशंस मिलेगा नहीं, तो ये ट्राई आउट करना पड़ेगा। और ट्राई आउट क्योंकि हमारे नेशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा। इस चीज के बारे में मैंने ऑलरेडी, हमारे कुछ मित्र हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जो ह्यूमन राइट्स लॉयर्स हैं, उनसे ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। वो हमें यही बताया कि देखो भाई, किस फोरम में आप जाएं, किस कोर्ट में जाएंगे, उस पर निर्भर होगा कि केस आप कैसे बनाएंगे। यानी कि ये सब नई चीजें हैं, इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। इसको ट्रायल एंड एरर में काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है, तो उससे हमारी गाइडलाइन जो हमने गाइड बुक बनाया उसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ाएं, उसको देखें कि कैसे बनता है। तो यही मुझे कहना है कि आपके पास कोई मतलब टेस्टेड सॉल्यूशन तो है ही नहीं, या कोई पाथवे नहीं है। अब कोशिश करना पड़ेगा। कोशिश के लिए सबसे तुरंत हमारी गाइड बुक है, का गाइड बुक आप बनाने, उसको इस्तेमाल करो, फिर बाद में उसको अगर बदलना। ठीक है, तो वीरेश जी अब आपकी शंकाएं ले लें, फिर मैं सुवालाल जी के पास जाऊंगा। नॉर्थ ईस्ट में हैं वो, तो वहां की होगी। मेन बात अब ये आई है कि फील्ड ट्रायल जो है वो हो, जो डॉक्यूमेंट सर ने बनाया है कि भाई इतने हेक्टर में इतना कार्बन क्रेडिट बनता है, उसका ऑथेंटिकेशन हो जाए। इस बात के लिए हम यूपी और हरियाणा के बेल्ट को भी लें, इनके वैज्ञानिकों के साथ में अटैचमेंट करके, और इस तरीके की एक व्यवस्था करें और 1-2 सेमिनार करें। इसके बाद में, क्योंकि ये एक एजिटेशन फोरम में आए बिना, हम इंडस्ट्री वालों का तो अपना सिस्टम है, नेटवर्क है, उनके लिए गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बॉडीज और कॉर्पोरेट लगी हुई है। हमारे लिए जो है वो हम इंडिविजुअली यदि एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और वैज्ञानिकों की गाइडलाइन में हम चलते हैं, तो उसको एक एजिटेशन फोरम में लें। तो वीरेश जी, आप अपनी प्रतिक्रिया क्या देना चाहेंगे? फिर सुवालाल जी को ऑफर दूंगा। जी नमस्कार सभी को, और विशेष रूप से स्वागत है जसन जी का, और जो हमारे सागर धारा जी हैं ये आए हैं, इन्होंने आज बताया हमें विशेष रूप से। मैं अपना सजेशन देना चाहूँगा सागर धारा जी के लिए कि ये जो बढ़ रहा है भाई, कार्बन क्रेडिट के नाम पे ये कोऑपरेटिव ले जाएगा या ये संगठन बना दिया जाए वो ले लेगा, ये रेवड़ियाँ तो बढ़ नहीं रही हैं। इसका एक नॉर्म होना चाहिए कि भाई कार्बन क्रेडिट जो है वो इस तरह के प्लांट, ये वैरायटी प्लांट की जो है ये कार्बन क्रेडिट करती है, ये स्पेशल क्रॉप है इससे कार्बन क्रेडिट ज़्यादा होता है। ये इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए कि जो भी, चाहे इंडिविजुअल फार्मर है, चाहे इंडिविजुअल गांव है, कोई ग्राम सभा है, अगर ग्राम सभा ने किसी ने पीपल के पेड़ बहुत सारे लगाए तो जाहिर है कि कार्बन वो जो है ज़्यादा वो करेगी, ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज को जो है सोख लेगा वो। तो उस तरह का एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाएं सागर धारा जी
कि जो इसका श्रेय मिले, क्रेडिट मिले, वो उनको मिले कि जो उस तरह के प्लांट्स या उस तरह की क्रॉप्स को प्रायोरिटी दें, न कि ये भाई ये फला कोऑपरेटिव ले जाएगा। इस तरीके से तो एक लाइन लग जाएगी, भैया मैं ले लूं। डॉक्यूमेंट अब मैं बता तो सर ने बना रखा है, डॉक्यूमेंट तो सर ने कह रहे हैं कि भाई मैंने बनाया है, पर हेक्टर क्या होगा क्या नहीं होगा, डॉक्यूमेंट 2 पेज का ही है वो अपन मंगा लेंगे और अपने ग्रुप में सर्कुलेट भी कर देंगे, NSCPM ग्रुप में अवेलेबल भी है। मुद्दा ये है कि हम इसको इम्प्लीकेशन कराने के लिए एक तो फील्ड ट्रायल वाली बात करें, तो इनके वैज्ञानिकों के गाइडलाइन के बिना अपनी तो कोई बात मानने वाला है नहीं कि भाई कोई तो हो जो जिसके पास में कोई वैज्ञानिक इसमें मेरा कहना ये कि यूनिट जो बने इसको क्लेम करने वाली वो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत वो तो फिर हमारी मांग तो यही है ना कि ड्रोन घूमेगा, पर हेक्टर का एक बार हो जाता है, ड्रोन घूमेगा, एरिया किसान के नाम चढ़ा हुआ, इतना हेक्टर इसने ये बोया वो बोया, और वो अपने आप खाते में आ जाए। ये 6000 वाली बंद करो भाई, ये डाल दो तुम तो कार्बन क्रेडिट, ये मांग करेंगे अपने तो। ये फैमिलियल जोड़ रहे हैं, हैंड रेज कर रखा है, आप क्या कहना चाहेंगे? फिर सुवालाल जी को लेता हूँ, आपने हैंड रेज कर रखा, आप क्या बात कहना चाहेंगे? ये फैमिलियल। हाँ सर श्याम सुंदर जानी, नमस्कार। हाँ अच्छा ये सर। हाँ जी। हाँ जानी जी, मेरा जो सवाल है सागर द्वारा सर से वो ये है कि विदेशों में जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है, क्योंकि जो सॉइल है वो भी कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन करती है, तो उसको लेकर के भी कार्बन क्रेडिट मिल रहा है। तो आपका जो मैकेनिज्म या जो भी आपका प्लान ऑफ एक्शन है, क्या उसमें जो हमारी मिट्टी कार्बन सोख रही है उसको लेकर के भी कुछ है क्या, उसमें कुछ इनपुट्स आपने शामिल किए हैं क्या? अगर नहीं किए तो कृपया इस दिशा में भी सोचा जाए, क्योंकि अभी हमारी जो सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन का कंटेंट बहुत कम है और उसमें भी बड़ा स्कोप है। उसका अगर मैकेनिज्म डेवलप किया जाए तो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का, वो भी एक जरिया हो सकता है कार्बन क्रेडिट का। थैंक यू। श्यामलाल जी जानी से परिचय करा दूं, ये इंटरनेशनली आइडेंटिटी है। वो तो कोवेंट जो अपना CBD का जो तीसरा था उसके अंदर इनको इंटरनेशनल लेवल पे नवाजा गया इनाम से। ये यहाँ बीकानेर राजस्थान से ही है। हाँ सर, सागर दारा जी। हाँ जी, आपको जो आज क्रेडिट मिल रहा है कार्बन क्रेडिट, वो तो सिर्फ सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के ही मिल रहा है। जो अबव ग्राउंड और बिलो ग्राउंड जो पौधा है उसका इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उसको माना जाता है कि वो कार्बन न्यूट्रल है। हम क्या कह रहे हैं कि वो कार्बन न्यूट्रल नहीं है, वो कार्बन नेगेटिव है, क्योंकि वो कार्बन सोख कर रहा है। क्योंकि वो कार्बन न्यूट्रल किस हिसाब से वो कह रहे हैं कि पूरा अपने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के हवा से उस पौधे में डाल दिया, और जब उसको काटेंगे और इस्तेमाल करेंगे तो वो कार्बन फिर बन जाए, कार्बन डाइऑक्साइड फिर बन जाएगा, तो इसलिए कार्बन न्यूट्रल। हम क्या कह रहे हैं कि भाई उसका इस्तेमाल जो है वो तो ह्यूमन बॉडी में हो रहा है, और ह्यूमन बॉडी जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं काम कर रहा है। अगर एग्रीकल्चर ही करती है ह्यूमन सोसाइटी तो फिर उसको आप मतलब पूरा हिसाब जो है खाता जो है वो तो एग्रीकल्चर में डाल सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में भी जा रहा है ह्यूमन एनर्जी, और ह्यूमन एफर्ट और एनर्जी सर्विसेज में भी जा रहा है, तो उसमें क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं आप? तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये तो टोटली मतलब एग्रीकल्चर का खिलाफ है, रॉन्ग काउंटिंग है, रॉन्ग अकाउंटिंग प्रोसीजर है ये। अब उतना ही डालो एग्रीकल्चर में जितना ह्यूमन एफर्ट एग्रीकल्चर में जाता है, तो इसलिए अब जो हिसाब है वो सिर्फ सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का ही हिसाब है। जितना आप बढ़ाते हैं उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, तो इसका मेथड जो है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का बढ़ोतरी का हिसाब करना, वो ऑलरेडी IPCC ने कर दिया है। उसका पूरा मैन्युअल्स है जो 1996 से लेके उसको रिवाइज किया 2003 में, फिर 2019 में फिर रिवाइज किया। ये मैन्युअल्स ऑलरेडी हैं, काफी डिटेल्ड मैन्युअल्स हैं, तो इसको नए मैन्युअल्स बनाने की जरूरत नहीं है। बनाए हैं कि पौधे के लिए और पेड़ के लिए, दोनों के लिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको ये बता रहा हूं, अभी मैनुअल देख के मैं बता रहा हूं आपको कि
पैडी जो है औसत में इंडिया में अबव ग्राउंड जो पर हेक्टेयर टनेज है वो 2.5 to 3.5 टन होता है। बिलो ग्राउंड जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0.75 to 1.5 टन होता है। गेहूं का थोड़ा कम है, 2 to 3 टन अबव ग्राउंड और बिलो ग्राउंड 0.75 to 1 टन। लेकिन शुगर केन का 20 to 30 टन अबव ग्राउंड है, बिलो ग्राउंड है 3 to 4 टन। तो ऑलरेडी हमारे मैनुअल में ये सब लिखा हुआ है और कैसे कैलकुलेट करना है ये सब बताया है फॉर्मूले के साथ साथ। ठीक है, तो आपका सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का ऑलरेडी आईपीसीसी ने बना दिया, लेकिन अबव ग्राउंड और बिलो ग्राउंड का किसी ने ठीक ढंग से बनाया नहीं। हम लोग सुवालाल जी आप अपना इनपुट दीजिए। आप नॉर्थ ईस्ट से है, फिर जशन ने हैंड रेज कर रखा है। जशन जी मैं आपको 2 मिनट में ले रहा हूँ, अभी अपने पास में 20 मिनट का समय और है। सुवालाल जी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि ये जो कुछ भी डिस्कशन हुआ, नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में आप रहते हैं, वहाँ कोई फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, कोई ऐसी बात आपके ध्यान में कार्बन क्रेडिट लेने वाली कोई आई हो, वो भी हमें शेयर करें। सुवालाल जी। हाँ, हेलो, थैंक यू। देखो ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट में फिलहाल उस तरीके से तो चर्चा नहीं है कि कार्बन क्रेडिट के रूप में कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो, और लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पर कार्बन इमिशन प्रमोट करती है, प्राइवेट सेक्टर भी ये करता है। अभी एक यूनियन मिनिस्टर आए थे मिजोरम में, तो वो कह रहे थे कि पाम ऑयल प्रोडक्शन करो। तो मतलब यही है कि कार्बन वो समझा रहे थे कि पाम ऑयल से ऑक्सीजन मिलेगी, आपका जो जहाँ प्लांट नहीं है वहां पर ये रहेगा और आपको ऑयल भी मिलेगा, आपको इनकम भी मिलेगी, ऐसा बता रहे थे। तो यहाँ सिविल सोसाइटी उसका विरोध करती है कि भाई हम पाम ऑयल नहीं चाहते हैं। तो मेरा यहाँ नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव में तो ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ ऐसा कोई मूवमेंट हो या यहाँ कोई पॉलिसी को लेके ऐसा कोई बहुत बड़ी हलचल हो गवर्नमेंट और फार्मर से। और यहाँ फार्मर्स उस तरीके से यूनियन भी बहुत कमी है। एक आसाम को है, थोड़ा त्रिपुरा में है, बाकी यहाँ पर कोई इस तरीके से यूनियन भी नहीं है। और यहाँ पर ये फार्मर्स है जो हिल एरियाज में जो फार्मर्स है वो तो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का यूज करते भी नहीं है, लेकिन जो प्लेन एरिया या कुछ वैली एरिया में है वो यूज करते हैं। अब ये तो थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का है और ज्यादा मैं नहीं जानता। अब आप जो डिस्कशन कर रहे हो उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है। मेरे पास से 2 ही सवाल है कि एक तो कार्बन ट्रेडिंग ऑफ जो होता है, कार्बन ट्रेड ऑफ है, मतलब जैसे कोई डेवलप्ड कंट्रीज में अगर कार्बन इमिशन है कोई प्लांट मतलब, तो उसके जितना वो इमिशन करेगा उतना जैसे जो इंडिया जैसे कंट्री में वहां पर वो मतलब ट्रेड ऑफ कर दिया जाए, मतलब वहां पर ऐसा टेक्नोलॉजी दे दी जाए या वहां पर ऐसा कार्बन इमिशन या कार्बन एब्जॉर्ब करने वाला प्रोग्राम कर दिया जाए या पेड़ पौधे लगाए जाए या जो भी हो। तो इसमें एक इश्यू ये दूसरा सवाल यह है कि कार्बन जो ट्रेड के नाम पर, क्रेडिट के नाम पर हम चर्चा कर रहे हैं,
देखिए इसमें व्यक्ति को यूनिट बनाओगे तभी कोई फायदा होगा, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो फिशरमैन हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर में हो या एनिमल ग्रेजिंग में हो शामिल। जब तक ये इंडिविजुअल यूनिट नहीं होगी कार्बन क्रेडिट कार्बन ट्रेड ऑफ में, तब तक कोई फायदा नहीं है। और ये जो चर्चाएं कर रहे हैं या जो नए सिस्टम है, ये सब कार्बन क्रेडिट के सिस्टम जो है, मैकेनिज्म जो आ रही है, रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं, वो सिर्फ एक इंडस्ट्रियल और एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव में ही आ रहे हैं, और उसमें आम आदमी हो, फार्मर्स हो, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डायरेक्ट तो वो है ही नहीं इसमें पार्टनर या बेनिफिशरी। जैसे सागर धारा जी ने भी कहा कि जब फार्मर से अगर कोई ग्रुप बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे, कोई बॉडी बनाएंगे, तब वो कार्बन क्रेडिट को ले सकते हैं। तो लेकिन इतना हो नहीं पाता है अपने भारत जैसे देश में। ये है अब एक सलूशन है मेरे अंडरस्टैंडिंग में, कि जिस तरीके से इनकम टैक्स लगता है उसी तरीके से कार्बन टैक्स लगना चाहिए। जो कार्बन इमिटर्स पे होना चाहिए रूल, और कार्बन एब्जॉर्ब जो करते हैं उनको पे होना चाहिए। सीधा सा यही है सलूशन, बाकी और ये कुछ ये solution बात होने तो वाला सागर नहीं दारा है। जी ने इन्वॉल्व कर दी। डॉक्टर सुवालाल जी, ये सुवालाल जी जो हैं वो, हाँ सर बोलिए वो। हाँ सुवालाल जी बोलिए। मैंने वो इंटरवेन इसलिए किया कि सागर दारा जी ने टैक्स वाली बात डाल दी थी। हाँ वो है, लेकिन देखिए मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जैसे इंडिया लीड कर सकता है कार्बन क्रेडिट की, कार्बन ट्रेड की जो भी मैकेनिज्म है उसको लीड कर सकता है, लेकिन उस तरीके से इंडिया के पॉलिसी मेकर्स या लीडर्स है, चाहे वो G20 के रूप में हो या यहाँ तक कि और भी जो प्लेटफॉर्म ब्रिक्स के रूप में हो, इंडिया एक तरीके से बहुत हेजिटेशन रखता है इसको लीड करने के लिए। दुनिया में कोई भी इश्यू हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का हो, कार्बन क्रेडिट का हो, बिना इंडिया जैसे कंट्री के इन्वॉल्वमेंट के वो एक तरीके से सफल नहीं होने वाले हैं। कोई भी एग्रीमेंट ये करते हैं, कोई भी कॉन्सेंसस पर ये पहुंचते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी, लेकिन इंडिया भी बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर इकोनॉमी होते हुए भी इस कार्बन क्रेडिट या कार्बन ट्रेड के जो मैकेनिज्म है उसको लीड क्यों नहीं कर पा रहा है, इस पर भी सोचना चाहिए। क्यों नहीं हो पा रहा है ये? अभी G20 की इंडिया 1 साल इसका प्रेसिडेंट रहा, चेयर रही, लेकिन कार्बन क्रेडिट कार्बन ट्रेड के रूप में कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ऐसा नहीं लगा कि जिससे कि इंडिया लीड कर रहा हो ग्लोबल कार्बन क्रेडिट या ट्रेड की जो मैकेनिज्म बन रही है उसको लीड करे। जब इंडिया लीड करेगा तभी इंडिया के फार्मर्स को फायदा होगा, बाकी तो नहीं होने थैंक यू वाला। सुवालाल जी। थोड़ा समय की कमी हो रही है हमारे पास में, 2-3 साथी हैंड रेज कर रहे हैं। ये जो बात कई इंडिविजुअल वाली बात, ये भी क्लियर होने वाली बात है। आज जशन अपनी बात को रखो संक्षेप में। जशन आपने हैंड रेज किया था, अपनी बात को रखो। जशनप्रीत। हाँ जी सर, मैं थोड़ा यही बात कर रहा था जो तो उसमें देखो जो जैसे यहाँ पे जो एक एजेंसी है पंजाब एग्रो, तो वो क्या करती है ना कि जो यहाँ पे ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग करते हैं वो एक सरकारी एजेंसी है, वो उनको मॉनिटर करती है। जैसे हमने क्या खेत में उगाया है वो देखने आएंगे वो, उसके अलावा वो सर्टिफिकेशन भी देंगे। अगर आपने जो भी प्रोड्यूस है आपका, वो उसको आपके जो भी आप रेट बना रहे हो उस रेट पे बेचने में भी हेल्प करेंगे, और बहुत सारे वो अपने प्रोडक्ट भी देते हैं फ्री में सरकार की तरफ से। तो इसलिए कि ऐसी एजेंसी का एक मैकेनिज्म
मैकेनिज्म बने कि वो कुछ जरूरी नहीं हो कि बस सरकारी एजेंसी भी ही हो, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग और जैसे सागर धारा जी हैं इस तरह के साइंटिस्ट भी साथ में इन्वॉल्व हों, और वो एक जो भी गाइडलाइन बनी हुई है उस एजेंसी का काम यही हो कि वो फार्मर्स को पहले तो अवेयर करे कि ये गाइडलाइन है उसके, और उसके बाद में वो जो भी फार्मर करेंगे कि एग्रीकल्चर उसको एनफोर्स करने में भी उनकी हेल्प करे, और बाद में फिर कानूनी तौर पे भी वो जो एजेंसी है वो कोर्ट में जाए, चाहे सरकार के साथ में निगोशिएट करे, और इस तरह करके कि जैसे इंडिविजुअल किसानों को मे बी जो भी उनके साथ में आते हैं, इंडिविजुअल किसान जो हैं वो एक किसान से 100 किसान, 200 किसान, 400 किसान उस एजेंसी के साथ में जुड़े, और उससे इंडिविजुअली भी हो जाएगा कि जैसे पहले बात हुई है कि एक इंडिविजुअल को यूनिट बनना चाहिए, और उसके तहत फिर ये हो जाएगा कि एक ग्रुप भी बन जाएगा, और उसके साथ जो भी उनको कोई हेल्प चाहिए वो भी मैं उनको इंटरवेन प्रोवाइड कर रहा करे। हूँ आपको। भारत सरकार ने जो बिल बनाया उसके अंदर मैकेनिज्म बनाने की प्रक्रिया अभी निर्माणाधीन है। मैंने भी जी। स्टडी की इसकी, मार्केट के लिए ये कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनका भी लाइन ऑफ एक्शन इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा है। ये हमारे फार्मर वाली जो बात हम रेज कर रहे हैं या इस प्लेटफॉर्म पे अपने बात उठा रहे हैं, तो उनका भी कोर्क धंधा वहीं से जाकर के है। आप सोलर प्लेट है, जैसे सुवालाल जी ने इंडिया लीड करे के मामले में आज मैं पढ़ रहा था, तो सीधी कर रहे हैं कि हम सोलर के अंदर हमने बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, इसलिए हम लीड करेंगे। इंडिया जो है इसको कार्बन क्रेडिट मार्केट को लीड करेगी, तो ये सोलर प्लेटें बना के ही लीड करना चाह रहे हैं। तो अब रूपचंद जी आप अपनी कोई, अच्छा ये हाँ बोलिए सर, श्याम सुंदर जी बोलिए कोई बात। हाँ सर, मैं दो बहुत ही शॉर्ट में निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बीकानेर में बहुत सारी जो है वो सोलर फार्मिंग हो रही है, इससे लाखों तो पेड़ कटे हैं, और इसको सर ONE बोलते हैं, ओपन नेचुरल इकोसिस्टम। हमारे जो घास और छोटी वनस्पति है वो सारी बर्बाद हो गई है। फिर सोलर प्लेट को धोने के लिए शुद्ध पानी चाहिए। तो एक तरफ हम जो सोलर एनर्जी की बात करें, इसका सर जो डार्क साइड है ना वो बड़ी खतरनाक है। दूसरा मैं एक ये मार्गदर्शन चाहूंगा सागर द्वारा जी से। हम अभी कार्बन क्रेडिट को लेकर के, और जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन पे हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, रोक लो जी कार्बन, उसमें हमने अभी 100 बीघा का ट्रायल रन कर रहे हैं। 100 बीघा में हम जो रॉक डस्ट है वो डाल रहे हैं। तो हमने अभी सॉइल सैंपल लिया है कि उसका जो है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, और 6 महीने बाद फिर लेंगे। तो इस संबंध में अगर सागर द्वारा जी हमें गाइड करना चाहे, मैं चूंकि अभी हमारे पास समय की सीमा है, तो चौधरी साहब मैं आपके माध्यम से अलग से पर्सनली डिस्कशन कर लूंगा। वो भी इसी इंटेंशन से है कि हम कैसे डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, फिर अपना डिस्कशन कर लेंगे। तो सम अप जो है रूपचंद जी करेंगे। अब सागर दारा जी आप अपनी बात को, जितने लोगों की बात आई उसमें कुछ 5 मिनट हमारे पास में 8 और 2 10 मिनट बाकी है कुल, तो 5-7 मिनट आप अपनी बात रखें। रूपचंद जी फिर इसको सेशन को सम अप कर देंगे। सेशन रिकॉर्डेड है, आप आराम से लोग भी देख सकते हैं। सागर दारा जी प्लीज। तो अभी जो सज्जन ने बात की कि वो आप रॉक डस्ट सॉइल में आप डाल रहे हैं, ये वेदरिंग प्रोसेस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर सोक करेगा और आपका सॉइल और ऑर्गेनिक कार्बन को शायद ज्यादा कुछ कर सकता है, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट करके आपको देखना पड़ेगा कि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन 6 महीने बाद या 1 साल बाद कितना ज्यादा हुआ, और ये रॉक डस्ट की वजह से कितना ज्यादा हुआ, और बाकी प्रोसेसेस की वजह से कितना ज्यादा हुआ, ये देखना पड़ेगा आपको। ठीक है। वो दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ जो सोलर पैनल के बारे में आप कह रहे हैं कि राजस्थान में इतने सारे लग रहे हैं। सोलर पैनल के जो अपसाइड और डाउनसाइड ये देखना बहुत जरूरी है, इस पर मतलब रिसर्च करना बहुत जरूरी है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग आया था कुछ 6 महीने पहले, जिस पर काफी हलचल मचा था कि वो मतलब मेरे ख्याल से गुजरात के बस्टर्ड के बारे में, कि बस्टर्ड को बचाना है या सोलर पैनल लगाना है, और ये डिबेट जो हुआ था वो डिबेट वो सुप्रीम कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है करने के लिए। इसने उटपटांग तरीके से उन्होंने चांदचूड़ ने कुछ रूलिंग दे दिया। ये असल में डिबेट एक फिलोसॉफिकल लेवल पर होगा और इसका सॉल्यूशन तुरंत नहीं होगा, क्योंकि ये डिबेट ये है कि नियर टर्म इकोलॉजिकल डैमेज जो होने वाला है किसी ह्यूमन एक्शन की वजह से, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है
या ह्यूमन सोसाइटी को ज्यादा सस्टेनेबल करना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। इस पर कोई मतलब लीगल ओपिनियन आप थोड़ी ना दे सकते हैं, ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है और ये एंथ्रोपोसेंट्रिज्म यानी कि मनुष्य प्रधान समाज के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए चंद्रचूड़ जो जल्दबाजी से उन्होंने मतलब निर्णय दे दिया, वो काफी मतलब मनुष्य प्रधान तरफ जाता है और ये सोलर पैनल पर और अध्ययन करना बहुत जरूरी है, इसको मैं मानता हूँ, क्योंकि उसका डाउनसाइड काफी है सोलर पैनल के। तो इस पर अध्ययन करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं यही कहूंगा कि प्रैक्टिकल रूप से अगर तरीके से अगर आगे जाना है तो सरकार या यूएनएफसीसीसी या आईपीसीसी के लिए हम रुके ना, जब तक वो गाइडलाइन बनाए, जब तक वो मतलब ये बनाए, हम खुद अपने गाइडलाइन बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें और देखें क्या होता है आगे, कितना तक हम उसको एक्सेप्ट करा सकते हैं और कितना नहीं। अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो उसको बदल देंगे बाद में। तो मैं यही आपसे विनती करता हूं कि ये जो गाइडलाइन हमने बनाया उसको पहले हम कर्नाटक में मतलब पायलट टेस्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा हेरा फेरी करेक्शन वगैरह करना है तो करेंगे। उसके बाद अगर आप लोग तैयार हैं तो हरियाणा, पंजाब और यूपी में और केरल में उसको फिर इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं हम लोग। उसके लिए सेमिनार नहीं बल्कि ट्रेनिंग वर्कशॉप्स चलाना, ट्रेनिंग वर्कशॉप कम सेमिनार। ट्रेनिंग वर्कशॉप में यही होगा कि भाई गाइडलाइन को कैसे इस्तेमाल करना वो हम लोग सिखा देंगे 1 दिन में या 2 दिन में। ठीक है सर। मैं आप धर्मेंद्र जी आंचरा हैं जुड़े हुए। धर्मेंद्र जी, आपने ऊपर गेंद अपने पाले में है राजस्थान के लेवल पे, और आप यंग एनर्जेटिक हैं और इवेंट मैनेजमेंट के मास्टर भी हैं, तो माइंड मेकअप भी कर लें, हमें एश्योर भी करें कि हम काफी लोगों को जोड़ पाएं और इसको एक अच्छी तरह से जयपुर के आसपास या किसी तरह से कर पाएं। 1 मिनट में अपनी बात को रखें, अपने पास में 4-5 मिनट हैं। तो धर्मेंद्र जी। आप सभी महानुभावों को, बुद्धिजीवियों को मेरा सादर नमन। और सबसे बड़ी जो हमसे मिस्टेक हो रही है ना, वो हो रही है सिस्टम को समझने की। आप अपने आप में एक, मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, आप अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, सारे जितने भी लोग हैं, श्याम सुंदर जी है, जय सागर तारा जी है, और भी अन्य हैं। मगर हमें एक चीज ये भी समझनी पड़ेगी कि प्रकृति के बाद में दुनिया को कोई लीड करती है, कंट्रोल करती है या संचालित करती है तो वो है राजनीति, पॉलिटिक्स। तो जब तक हमारा कब्जा, मतलब आम आदमी का कब्जा इस पे नहीं होगा पूरे विश्व में, ये इस तरह से हम कर रहे हैं, आप इतना अच्छा कर रहे हैं मगर फिर भी वो रिजल्ट उतना नहीं आ पा रहा है जितना आप लाना चाहते हैं। तो इस ओर हम तो युवा हैं, इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि आप इस ओर भी थोड़ा ध्यान दें, माइंड मेकअप करें, तो हो सके रिजल्ट जल्दी आ जाए। बाकी मेरा ज्यादा मैं जानकार हूं नहीं, तो इसलिए क्षमा चाहता हूं। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपका सुझाव बहुत ही समुचित है, लेकिन कुछ परंपराएं, कुछ सिस्टम कुछ ऐसे हैं कि हम उस लेवल तक कहीं कमजोर राजनीति में जाके भी रह गए। रूपचंद जी, अब आपके पास में 2-3 मिनट का समय है। पूरा सेशन को आपने सुना और इसके ऊपर आप एक मार्गदर्शन के तौर पे, गाइडलाइन के तौर पे सम अप कर दीजिए इस सेशन को। अपने 1:02 तक अपना टाइम है। सबसे पहले अपने 22 तारीख वाले के लिए आप एक बार रिक्वेस्ट कर लीजिए, अगर कोई जाना चाह रहा है जोधपुर में तो वो चला जाए। 22 तारीख की हर महीने की हम जोधपुर में एक सेमिनार करते हैं, और इस बार जोधपुर में है तो हम उसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का संसद के रूप में काम करेंगे और फिर एक सामाजिक सहकार के तौर पे होगा, इसमें ये मुद्दे उठाएंगे। तो मोस्ट वेलकम है। 22 का मेरे इस सेशन में नंबर है, कहीं भी है तो मेरा लिए जा सकते हैं, और रूपचंद जी वगैरह के पास, सबके पास में है। तो रूपचंद जी अपनी बात को 2-3। हाँ, सबसे पहले मैं, जिन्होंने साथियों ने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, जिसमें स्पेशली सागर दारा जी, जिनको अभी कल रिक्वेस्ट की गई और इतनी बिजी शेड्यूल के बाद भी उन्होंने हमको पूरा टाइम दिया, एक बात। जशन जी ने अपनी पढ़ाई छोड़ करके पूरा टाइम दिया, दूसरा। फूल जी जो बाहर जुड़े थे, तीसरे। और अपने श्याम सुंदर जी वगैरह जिन्होंने हमें वो, इनको डेजर्ट के बारे में अवार्ड मिला, एक बार पहले भी सुना था इनको,
इनकी जो प्रैक्टिस और अपने प्रोफेसर साहब सब साथी इतने अपने लोकल हम मिलते जुलते रहते हैं, और फूल जी जो इतनी दूर से इस टेंटर में सुने थे कि क्या बात चल रही है, सबका धन्यवाद करते हैं। और एक बात जो ऐड करना चाहता हूं कि जितनी भी सो कॉल्ड क्लीन एनर्जी है, चाहे वो सोलर हो या विंड हो या हाइड्रो पावर हो, ये सारी की सारी खासकर सोलर और विंड जी एंटी बायोडाइवर्सिटी है, ये जानवरों को मारेंगे, घास खत्म कर देंगे। और हाइड्रो जो है वो एंटी इकोलॉजी को बिगाड़ रहे हैं। हम तो उसका देख रहे हैं कि भूचाल आते हैं हमारे जहाँ हाइड्रो लगातार बन रहे हैं, और बायोडाइवर्सिटी उसके जो पानी जो इकट्ठा होता है उसमें बायोडाइवर्सिटी मरती है। और लोगों के पहाड़ों पर पीने वाला पानी, जिसमें लोग चश्मे से पानी पीते थे, वो चश्मे ड्राई हो गए हैं, क्योंकि दरिया को टनल निकाल के दूसरी तरफ डिवर्ट कर देना और सारा काम बिगड़ जाता है। इसलिए ये सो कॉल्ड ग्रीन एनर्जी जो हमें धुआं नहीं छोड़ती, मगर साइलेंटली इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी की एनिमिटी है जो उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, इसको भी हमने इस एंगल से देखना चाहिए। धन्यवाद। बाकी पार्टिसिपेशन वालों के लिए दोबारा धन्यवाद करते हैं, अपना कीमती टाइम निकाल करके इस ग्लोबल झंडे और एक इम्पॉर्टेंट झंडे जो हमारा जुगनर बन सकती है इंडिया के किसानों के लिए, खासकर साउथ एशिया के किसानों के लिए ये एक सांस रग बन सकती है अगर हम इस पर मूवमेंट करें। और जो सागर जी ने बताया है रास्ता कि जो अभी उनके पास ड्राफ्ट है, जो अपना ड्राफ्ट है, तो लागू करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड चलेंगे, जैसे मूवमेंट भी होगा, डिबेट भी हो और लीगल भी हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस सेशन में जुड़ने के लिए। विशेष रूप से रूपचंद जी के मार्फत सागरदारा जी से मैं जुड़ पाया। वैसे तो हमारी बीकानेर के मुकाम में बात हुई थी, डिस्कशन आधे घंटे का करीब हुआ था इसी कार्बन क्रेडिट पे, लेकिन उस टाइम हम नहीं दे पाए थे ज्यादा कारण से। और अब मैं एश्योरेंस यही कर सकता हूँ सागरदारा जी का, आप डॉक्यूमेंट रूपचंद जी के मेल एड्रेस पर भेज दें, हम सारे उसको स्टडी करेंगे। और यहाँ भी एक इसी तरह से आपके डायरेक्शन में कोई न कोई एक मूवमेंट की तैयारी हम लोग करेंगे। यूपी के हैं, हरियाणा के हैं और पंजाब के साथी भी जुड़े हुए हैं, राजस्थान है ही, एमपी है ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा शेड्यूल टाइम 1:02 पूरा हुआ। आप सभी को दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।